नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज अपन बात करने वाले हैं जो अपनी सब्जेक्ट चल रही थी एग्रोनॉमी, उसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अपन चर्चा करेंगे। और अपना टॉपिक कौन सा है साथियों? अपना टॉपिक नंबर है 5 और क्लास नंबर भी कौन सी है? 5 है। और इसमें मेनली अपन पढ़ेंगे ALS के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे साथियों? ALS के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ में ही पिछली क्लास में अपन ने किसके बारे में देखा था? पिछली क्लास में अपन ने देखा था इंडिकेटर्स के बारे में। किसके इंडिकेटर्स थे? वो इंडिकेटर्स थे अपने लाइवलीहुड सिस्टम के, मतलब जो आजीविका है, आजीविका की प्रणाली है, उसको कौन कौन से संकेतक उसको डिनोट करते हैं, उसको दर्शाते हैं, तो वो अपन ने पढ़ा था। और आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे साथियों ALS के बारे में पढ़ने वाले हैं। और मैं बता देता हूं, जिन भी साथियों को ये टेंशन हो रही है कि सर मिड टर्म कब से होंगे, मिड टर्म आपके लगभग 15 दिन में स्टार्ट हो जाएंगे। और लगभग अपन बात करें ना, तो अपनी जो एग्रोनॉमी है ना, उसका लगभग मिड टर्म जितना सिलेबस हो चुका है। और एक दो टॉपिक अपन एक्स्ट्रा और करवा देंगे, ताकि किसी के ये नहीं रहे कि सर और भी टॉपिक आएंगे क्या। लगभग 25 से 30% सिलेबस देते हैं किसके लिए? मिड टर्म के लिए। और आज का अपना टॉपिक नंबर कौन सा रहने वाला? 5 नंबर का टॉपिक रहने वाला। बहुत अच्छे से आपको क्लियर करवाने वाला हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने वाला हूं, और इसके साथ में समझाने वाला हूं। तो अच्छे से आपको साथ में क्या करना है? नोट डाउन करना है। और मेरे को व्हाट्सएप नंबर है 8690596638। इन नंबरों पर आपको बताना है कि आपको क्लासेस कैसे क्या लग रही है, किसी भी क्लास में कोई इश्यू आ रहा है, या कोई समझ में नहीं आ रहा, या कोई नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो आप मेरे को क्या करोगे? मैसेज करके बताओगे। और अब अपन बात करेंगे, किसकी बात करेंगे साथियों? ALS के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करने वाले हैं? ALS के बारे में बात करने वाले हैं। कि सर ALS की फुल फॉर्म पहले बता दीजिए। देखो क्या है ALS, जिसका है एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम ये इस ALS की क्या हो जाएगी? फुल फॉर्म हो जाएगी। अब कि सर यहाँ पर एग्रीकल्चरल है, सही। एक वर्ड होता है सर एग्रीकल्चर। क्या होता है? एग्रीकल्चर होता है। और ये क्या है? एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चरल, इन दोनों में क्या डिफरेंट है वो आपको मैं बताने वाला हूं। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर में ऐसे मान लो क्रॉप्स वगैरह आ जाती है। क्या आ जाती है? क्रॉप्स वगैरह आ जाती है। इसके साथ में ही क्रॉप्स के अपन कल्टीवेशन करते हैं, दैट इज एग्रीकल्चर में मान लो मेनली। और इसके बाद में एग्रीकल्चरल आता है। एग्रीकल्चरल में भाई साहब फॉरेस्ट्री भी आ जाएगा, फिशरीज भी आ जाएगा, और इसके साथ में एनिमल रियरिंग भी आ जाएगा, और इसके साथ में ही सेरिकल्चर वगैरह आ जाएगा। मतलब जो कंप्लीट एलाइड बिजनेस है ना, वो भी इसमें शामिल होते हैं। और इसमें ओनली एग्रीकल्चर मतलब क्रॉप्स वगैरह को उगाना ही किसमें आता है? एग्रीकल्चर में आता है, सही। और इसके एलाइड जैसे सेरिकल्चर मैंने बताया, फिशरीज मैंने बताया, फॉरेस्ट्री मैंने बताया, तो वो सारी किस में आती है? वो एग्रीकल्चरल में आती है। कहने का मतलब है कि भाई साहब जो एग्रीकल्चर है ना मेन, वो ही नहीं है, इसके अलावा भी है। जैसे फॉरेस्ट्री आ गया, इसके अलावा अदर है, तो वो सारे किस में शामिल है? वो एग्रीकल्चरल में। एग्रीकल्चर में ओनली क्रॉप्स वगैरह और उनकी कल्टीवेशन वगैरह शामिल होती है। तो दोनों के मध्य समझ में आया कि नहीं आया? कि सर समझ में आ गया। अब देखो एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम, अब इसमें क्या है? मतलब कृषि पर आधारित कृषि और उसके जो एलाइड सेक्टर है उन पर आधारित आजीविका प्रणाली। क्या आ जाएगी? आजीविका प्रणाली आ जाएगी, सही। वो अपने को क्या करना है? उनका अपने को
अध्ययन करना है। मतलब कृषि पर आधारित जो भी आजीविका की प्रणालियां हैं ना, वो किस में आ जाएगी, वो अपने एएलएस में आ जाएगी। वो ही अपने को क्या करना है, स्टडी करनी है। कि आपको पता है अब जो अपन कृषि करते हैं, खेती करते हैं, वो मेनली किस में करते हैं, रूरल एरियाज में। किसमें करते हैं, रूरल एरियाज में। तो जो एएलएस है वो मुख्यतः किसके लिए जिम्मेदार होता है, वो जिम्मेदार होता है अपने रूरल एरियाज के लिए, रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। तो देखिएगा आज यही टॉपिक अपन क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम्स, मतलब एआईएस का मीनिंग पढ़ना है, अप्रोचेज और इसका जो फ्रेमवर्क है, इसका जो ढांचा है, इसका जो ढांचा है उसकी अपन क्या करने वाले हैं, उसका अपन अध्ययन करने वाले हैं आज की क्लास में। यहां तक आप सभी के क्लियर है कि नहीं है? जो भी साथी लाइव क्लास में जुड़ रखे हैं एक बार कमेंट करके बताएंगे कि बिल्कुल समझ में आ गया कि नहीं आया। बिल्कुल सभी को समझ में आ गया। अब देखिएगा, अब चलते हैं अपन आगे की ओर। आगे आता है कृषि आधारित आजीविका प्रणाली, मतलब एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। और सबसे पहले इसके मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे। अब आपको लाइवलीहुड के बारे में पता है कि लाइवलीहुड में क्या क्या चीजें शामिल होती है, कि सर लाइवलीहुड में शामिल होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी उद्यम आते हैं, जैसे फॉरेस्ट्री वगैरह हुआ, इसके साथ में अपन मतलब आजीविका और जिसको रोजगार भी अपन बोल सकते हैं, वो सारी चीजें उसमें क्या होती है, शामिल होती है। एक्टिविटीज जितनी भी आती है वो शामिल होती है। इसके की पॉइंट्स की भी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा कि एएलएस की फुल फॉर्म मैंने बता दी, एक व्यापक अवधारणा है जो कि उन सभी संसाधनों को, तीन चीजें इसमें आती है, संसाधन मतलब रिसोर्सेस, एक्टिविटीज मतलब गतिविधियां आ जाएगी, इसके बाद में स्ट्रेटेजीज मतलब रणनीतियां, इनको शामिल करती है जिन पर ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका कमाने और अपने जीवन को बनाए रखने के लिए निर्भर रहते हैं। कहने का मतलब है कि जो एएलएस क्या है, एक व्यापक अवधारणा है, एक व्यापक कॉन्सेप्ट है जो उन सभी संसाधनों को मतलब रिसोर्सेज को, एक्टिविटीज को और स्ट्रेटेजीज को क्या करती है, शामिल करती है, जिन पर ग्रामीण जो परिवार है इसके साथ में वो अपनी आजीविका को कमाने और अपने जीवन को बनाए रखने के लिए क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। तो एएलएस को दोबारा से समझ लीजिएगा कि एएलएस से क्या है, एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है जो क्या करता है, किन किन चीजों को, तीन चीजों को शामिल रखता है। रिसोर्सेज को, इसके साथ में क्या आ जाएगा, रिसोर्सेज के साथ में एक्टिविटीज आ जाएगी और स्ट्रेटेजीज आ जाएगी। इनको क्या करता है, शामिल करता है, जिन पर आजीविका कमाने और अपने जीवन को बनाए रखने के लिए जो ग्रामीण परिवार है, ग्रामीण क्षेत्र है, वो क्या रहता है, निर्भर रहता है। तो ये अपने क्या है साथियों, एएलएस है। तो एएलएस का मीनिंग आपको समझ में आया कि नहीं आया, कि सर बिल्कुल समझ में आ गया। यह केवल खेती या फसल उत्पादन तक सीमित नहीं है। मतलब मैंने कहा था कि एग्रीकल्चर तो खेती या फसल उत्पादन तक शामिल है, एग्रीकल्चर तो क्या है, खेती उत्पादन तक शामिल है। पर कल्चरल आता है, जब कल्चरल आता है तो वो कल्चरल में क्या क्या चीजें जुड़ जाती है, एनिमल हस्बेंड्री जुड़ जाती है, फिशरीज जुड़ जाती है, फॉरेस्ट्री जुड़ जाती है। ये सारी चीजें किस में शामिल होती है, ये सारी चीजें एएलएस में, एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम में क्या होती है, शामिल होती है। अब एक बार दोबारा से मैं अपनी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एएलएस क्या है, एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है। एएलएस क्या है, एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है जो कि क्या करता है, एएलएस एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है जिसमें तीन चीजें शामिल होती है, रिसोर्सेस, एक्टिविटीज और इसके साथ में ही स्ट्रेटेजीज। अब भाई साहब ये तीन चीजें शामिल होती है ना, तो ये तीनों चीजें क्या होती है साथियों, इन तीनों चीजों पर कौन निर्भर होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं वो अपनी आजीविका प्राप्त करने और अपना जीवन व्यापन करने के लिए क्या होते हैं, निर्भर होते हैं इस एएलएस पर।
सही, मेनली कौन से लोग, जो कि रूरल एरियाज में रहते हैं। इसके बाद में बताया गया है इसमें कि यह खेती उत्पादन या फसल उत्पादन के लिए नहीं है, ये खेती और इसके साथ में फसल उत्पादन पर ही ओनली डिपेंड नहीं है, ये अन्य चीजों पर भी है। जैसे बात करें कि एनिमल हस्बेंड्री पर, फिशरीज पर, इसके साथ में ही फॉरेस्ट्री पर क्या होता है, ये निर्भर होता है। फॉरेस्ट्री पर ये क्या होता है, निर्भर होता है। तो ये अपने क्या है साथियों, एएलएस का मीनिंग आ जाता है। इसके बाद में देखिएगा एएलएस के घटक, तो मीनिंग समझ में आ गया, अर्थ समझ में आ गया कि एएलएस क्या है। सही, एलएस तो समझ गए थे पहले ही, अब ए और जुड़ गया, मतलब जो अपने आजीविका है ना उसको कृषि से जोड़ दो। अब कृषि से फॉरेस्ट्री, फिशरीज, इसके साथ में सेरिकल्चर, एलाइड जो भी बिजनेस है ना उनसे क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। तो देखिएगा इसके जो घटक है, की पॉइंट सही या कंपोनेंट आपको पूछ ले, सही, तो कंपोनेंट्स अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। कंपोनेंट्स में सबसे पहली चीज आ जाती है रिसोर्सेज। अब भाई साहब एग्रीकल्चर के लिए रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, एग्रीकल्चर के लिए रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, आपके मुंह से निकलेगा कि सर जल होता है, बिल्कुल होता है। भूमि होती है कि सर बिल्कुल होती है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे होते हैं। तो मेन आ गया जल, भूमि, जो कि प्रकृति से अपने को, अपन उन चीजों के लिए प्रकृति पर मेनली डिपेंड होते हैं, तो वो क्या होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। इसमें प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो भूमि, वन और जल आ जाएगा। इसके साथ में भौतिक पूंजी की बात करें तो इसमें उपकरण, पशुधन ये आ जाएंगे। वित्तीय पूंजी की बात करें तो बचत है, इसके साथ में ऋण आ जाएगा, मानव पूंजी आ जाएगी। इसके साथ में ह्यूमन, मानव पूंजी की बात करें तो उसका कौशल मतलब स्किल्स आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा, स्वास्थ्य आ जाएगा। सामाजिक पूंजी की बात करें, नेटवर्क, रिश्ते, उनके रिश्ते कैसे हैं, उनके आपस में संबंध कैसे हैं, दैट इज क्या आ जाएगा, सोशल कैपिटल। तो ये अपने रिसोर्सेस है, इसमें प्राकृतिक आ जाएगा, इसके बाद में भौतिक आ जाएगा, इसके बाद में कौन सा आ जाएगा, वित्तीय पूंजी आ जाएगी, मानव पूंजी आ जाएगी और इसके साथ में सामाजिक पूंजी आ जाएगी। सही, तो यहां तक आपके क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि सर बिल्कुल यहां तक क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो पहला समझ में आ गया कि संसाधन, रिसोर्सेस किसका घटक है, ये एएलएस का घटक है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने क्या आता है, एक्टिविटीज। भाई साहब एक्टिविटीज में क्या होता है कि एएलएस में, मतलब ध्यान से समझना, ये समझ में आ जाएगा। वैसे ही एएलएस है, एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम। भाई साहब क्या करते हैं इसमें, एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम में क्या करते हैं, मतलब एग्रीकल्चर से आजीविका प्राप्त करने के लिए फसलें उगाते हैं, इसके साथ में पशुपालन करते हैं, फिशरीज, सेरिकल्चर, ये क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह बहुत सारे आ जाते हैं, वर्मी कल्चर वगैरह, वो सारी चीजें आ जाती है। तो ये क्या है, ये एएलएस है। अब भाई साहब इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज करते हैं, फॉरेस्ट्री, वन लगाते हो, इसके साथ में क्या आ जाएगा, फिशरीज, मछली पालन करते हो, इसके साथ में अदर आ जाएंगे। तो ये अपने क्या आ जाता है, ये एक्टिविटीज आ जाती है। मतलब ये गतिविधियां किस में शामिल होती है, ये गतिविधियां एएलएस में शामिल होती है। कि सर यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया। अब इसके बाद में देखो आगे हैं स्ट्रेटेजीज, मतलब क्या आ जाएगा, रणनीतियां। क्या आ जाएगा, रणनीतियां, की कौन कौन सी रणनीतियां अपनाते हैं। तो रणनीतियों में क्या आ जाएगा, ये वे तरीके हैं जिनसे लोग अपनी क्षमताओं, संपत्ति और उपलब्ध अवसरों का उपयोग करके अपनी आजीविका को क्या करता है, सुरक्षित करता है और इसके साथ में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो ये स्ट्रेटेजी है, मतलब ये रणनीति बनाकर बुआई से लेकर मार्केटिंग करने तक क्या करता है, वो रणनीति बनाता है अच्छे प्रोडक्शन के लिए, अच्छी आजीविका प्राप्त करने के लिए, अपना टारगेट हासिल करने के लिए। तो ये तीन क्या है, की पॉइंट है। ये तीन क्या है साथियों, की पॉइंट है, दो ये और एक ऊपर अपन ने देखा। तो रिसोर्सेस, एक्टिविटीज और स्ट्रेटेजीज, ये तीन क्या है, कंपोनेंट है। अब अपन बात करते हैं एएलएस की कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं। एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम की अपने को क्या देखनी है, विशेषताएं देखनी है। क्या देखनी है बच्चों, विशेषताएं देखनी है। अब तो विशेषताओं में क्या जाएगा, मतलब जो एएलएस है ना, एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम जो है, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखिएगा इसमें सबसे पहले आता है विविधता। अब आपने देखा होगा कि अपने देश में कहीं पर तो सेब होती है,
कहीं पर तो सेब का प्रोडक्शन होता है, कहीं पर बाजरे का होता है, इसके साथ में ही कहीं पर गेहूं का होता है, सही, कहीं पर अनार का होता है। मतलब आपने देखा होगा कि अपना देश क्या है, विविध जलवायु वाला है, डाइवर्सिटी वाला है। कहीं पर मर्दा सेब के लिए है, तो कहीं पर बाजरे के लिए, तो कहीं पर गेहूं के लिए, तो कहीं पर है मूंगफली के लिए। तो भाई साहब कहने का मतलब यह है कि डाइवर्सिटी है, ऐसे नहीं कि सभी फसलें एक ही क्षेत्र में उग जाती है, नहीं, अलग अलग एरियाज में वो क्या होती है, ग्रो होती है। तो कहने का मतलब पहला क्या आ जाएगा, डाइवर्सिटी। मतलब क्या है, अपने एएलएस में एग्रीकल्चरल जो अपने लाइवलीहुड जो सिस्टम है, इसमें क्या होते हैं, इसमें डाइवर्सिटी होती है। जैसे विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों और व्यक्तिगत पारिवारिक जो परिस्थितियों हैं, इनके क्या होते हैं, अनुरूप होते हैं। मतलब डाइवर्सिटी होती है। देखा होगा आपने भी, जैसे यहाँ पर अपने राजस्थान में सेब वगैरह नहीं लगते हैं और अपने जम्मू कश्मीर में सेब वगैरह लगते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में अलग पेड़ पौधे लगते हैं। मतलब अपने देश में सूखा भी क्षेत्र है, अत्यधिक वर्षा वाला भी है, ठंडा भी है और गर्म स्थान भी है। तो अलग अलग प्रकार के क्या है, अपने एरियाज हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहला डाइवर्सिटी आ जाएगा। इसके बाद में आता है भाई साहब जटिलता या कॉम्प्लेक्सिटी। देखना, एएलएस में कई अक्षर, एएलएस में अक्षर कई परस्पर जुड़ी गतिविधियों और संसाधन क्या होते हैं, शामिल होते हैं, जटिल और गतिशील बनाते हैं। कहने का मतलब है कि एएलएस में अक्षर कई परस्पर जुड़ी गतिविधियों और संसाधन क्या होते हैं, शामिल होते हैं और जटिल और गतिशील बनाते हैं। मतलब एएलएस को जटिल और गतिशील बनाते हैं। कैसे, जैसे कोई रिसोर्सेज है, एक्टिविटीज है। अब भाई साहब कोई फॉरेस्ट्री है, फॉरेस्ट्री के रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी, जटिल हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब है कि उसको जटिलता और इसके साथ में सरलता या गतिशीलता की अपन बात करें, तो वो रिसोर्सेस और जो एक्टिविटीज है वो आपस में संबंध बनाकर क्या होती है, वो आपस में परस्पर जटिलता बनाती है, कॉम्प्लेक्सिटी बनाती है। तो दूसरा समझ में आ गया। इसके बाद में आता है भाई साहब अनिश्चितता और इसके साथ में अनसर्टेनिटी और रिस्क आ जाएगा। एग्रीकल्चर में अपन बात करें तो मेनली क्या होता है, एग्रीकल्चर में मेनली होता है कि अपन जो प्रोडक्शन करते हैं ना, उसका उस पर अपन बात करें, जलवायु संबंधी विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, इसके साथ में ही कीट वगैरह लग जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें जोखिम ज्यादा रहता है, अनिश्चितता रहता है कि अब क्या पता प्रोडक्शन होगा या नहीं होगा। तो एएलएस का समझ में आ गया कि अनसर्टेनिटी और इसमें क्या रहती है, रिस्क रहती है। बाजार में उतार चढ़ाव होता है भाव का, इसके साथ में ही अपन बात करें प्राकृतिक आपदाएं वगैरह आ जाती है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट अनुकूलन क्षमता। बदलती परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करने के लिए एएलएस को अनुकूल और लचीला होना चाहिए। मतलब जो एएलएस है ना, उसको क्या करना चाहिए, एएलएस का मतलब है कि जहां पर फॉरेस्ट्री नहीं है, जैसे फॉरेस्ट्री के लिए उपयोगी स्थान नहीं है, उपयोगी परिस्थितियां नहीं है, कंडीशन नहीं है, तो वहां पर अपने को क्या करना चाहिए, दूसरा एएलएस सिस्टम अपने को क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। इसके बाद में आता है, ये अपने विशेषता ही क्या होती है, कंप्लीट होती है। अब आता है भाई साहब एएलएस के अध्ययन का क्या महत्व होता है। मतलब जो एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम का अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो इसके अध्ययन का महत्व क्या है, अध्ययन अपन क्यों करते हैं, क्या महत्व है इसका। तो सबसे पहले आता है ग्रामीण विकास को समझना और बढ़ावा देना। पहला क्या आता है कि ग्रामीण विकास को समझना और बढ़ावा देना। बात करते हैं अपन की ग्रामीण क्षेत्र में विकास कैसे हो सकता। आपको पता है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों की जो जनसंख्या है ना, वो मोस्टली किस पर निर्भर होती है, कृषि पर निर्भर होती है। किस पर निर्भर होती है कि सर, कृषि पर निर्भर होती है। और कृषि की अपन मेनली बात करें, क्या होती है, कृषि पर निर्भर होती है। और कृषि की अपन मेनली बात करते हैं, तो अगर कृषि का डेवलपमेंट किया जाएगा रूरल एरियाज में, तो क्या होगा साथियों, ग्रामीण क्षेत्रों का क्या होगा, विकास होगा। कहने का मतलब ये है कि वहां ग्रामीण क्षेत्रों में अगर एएलएस अच्छा है, एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम अच्छा है, तो इसको क्या मिलेगा, ग्रामीण क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। वहां की कमजोरियों का अध्ययन करेंगे, कमजोरियों को दूर करेंगे एएलएस के माध्यम से, तो ये क्या होता है, पहला आता है ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद में आता है अपने टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना।
टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। जैसे अपन कोई कृषि पद्धति अपनाते हैं, क्या अपनाते हैं, कृषि पद्धति अपनाते हैं, तो उस कृषि पद्धति को अपन देखें तो वो कृषि पद्धति कैसी है। कैसी का मतलब है कि कृषि पद्धति में अपन मेनली अपन बात करें तो कृषि पद्धति इस प्रकार से होनी चाहिए ताकि अपन इसके जो रिसोर्सेज का यूज इस प्रकार से करें ताकि अभी प्रेजेंट टाइम में भी कृषि अच्छे से हो जाए और आने वाले भविष्य के लिए भी क्या हो जाए, अच्छे से रिसोर्सेस अवेलेबल हो जाए। तो ये कहने का मतलब यह है कि जो ALS है ना वो इस प्रकार का अपने को अपनाना चाहिए और इस प्रकार से अपने को अध्ययन करके इस प्रकार से अप्लाई करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़े, ना ही पर्यावरण पर कोई हानिकारक प्रभाव पड़े, ना ही मृदा के स्वास्थ्य पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़े। इसके बाद में चलते हैं अपन आगे की ओर। आगे आता है जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना। अब भाई साहब आपको पता है कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है। अब जो जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है तो इसके जो प्रभाव, विपरीत प्रभाव पड़ रहे हैं। आपको पता है कि जो अपने खरीफ की फसलें वो तो टाइम पर ही लगाएंगे, अब वर्षा का समय चेंज हो रहा है, तापमान का जो प्रभाव है वो चेंज हो रहा है। तो ये जो जलवायु के प्रभाव बढ़ रहे हैं ये किसके कारण, ये पारिस्थितिक असंतुलन के कारण। वनों की कटाई मान लो या इसके साथ में ही अपन बात करें कि किसी भी चीज का अत्यधिक दोहन मान लो, तो इन चीजों से ये बढ़ता है। केमिकल्स का ज्यादा यूज मान लो, तो इन चीजों से ये क्या होता है, संतुलन बिगड़ रहा है। तो इस संतुलन को बनाए रखना और इसके साथ में जलवायु जो परिवर्तन है इसके प्रभाव को कम करना, ये भी क्या है, ALS के अध्ययन का क्या है, महत्व है। इसके बाद में आता है कृषि आधारित आजीविका प्रणाली। किसके बारे में पढ़ेंगे, कृषि आधारित आजीविका प्रणाली। मतलब कृषि आधारित जो आजीविका प्रणाली है इसको समझने और उनका विश्लेषण करने के लिए विभिन्न अप्रोचेज अपनाई जाती है। मतलब कहने का मतलब है कि ALS को समझने के लिए, ALS को समझने के लिए और इसका एनालिसिस करने के लिए अपने को क्या करने पड़ते हैं, विभिन्न दृष्टिकोण अपनाने पड़ते हैं या अप्रोचेज अपने को अपनानी पड़ती है। ये दृष्टिकोण जटिल और गतिशील ALS की व्यापक समझ प्रदान करने में क्या करता है, मदद करता है, जो कि नीति निर्माताओं और विकास चिकित्सकों को ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के सुधार के लिए प्रभावी हस्तक्षेप के लिए क्या करता है, तैयार करने में मदद करता है। मतलब ALS को समझने के लिए अलग अलग अप्रोचेस तैयार की गई है और वो अप्रोचेस किसके लिए जरूरी है, वो डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। और डेवलपमेंट के लिए किस प्रकार से जरूरी है, ताकि कोई भी नीति निर्माण करने वाला, कोई भी प्रोग्राम कंडक्ट करने वाला है डेवलपमेंट के लिए, तो उसके लिए ये क्या होता है, जिम्मेदार होता है ALS की अप्रोचेस। तो सबसे पहले कौन सी आती है साथियों, SLF। कौन सा आता है, SLF आता है। इसकी फुल फॉर्म याद रखना, सबसे पहले तो सस्टेनेबल लाइवलीहुड फ्रेमवर्क। क्या आ जाएगा, सस्टेनेबल लाइवलीहुड फ्रेमवर्क आ जाएगा। यह व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला एक क्या है, ढांचा आजीविका प्रणालियों के विभिन्न घटकों और उनके बीच में अंतर संबंधों की क्या है, पहचान करने के लिए उपयोगी उपकरण प्रदान करता है। मतलब नाम से ही पता चल रहा है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, ढांचा। क्या होता है, ढांचा। और ढांचा में अपन ने तीन देखे थे, ढांचा में तीन देखे थे। सबसे पहले रिसोर्सेस, इसके बाद में एक्टिविटीज, और इसके साथ में क्या आता है, अपन ने देखा रिसोर्सेस देखा, एक्टिविटीज देखा, स्ट्रेटेजीज। इन तीनों को आपस में इस प्रकार से संबंध बनाएं इनमें, ताकि अपना जो पर्यावरण है, मतलब ऐसे मान लो कि टिकाऊपन बना रहे, सस्टेनेबल रहे। कहने का मतलब ये है कि इन तीनों में इस प्रकार से संबंध बनाएं ताकि जो अपना पर्यावरण है उसको कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़े और आने वाली पीढ़ी को अच्छे से क्या अवेलेबल हो जाए, अच्छे से जो भी ऐसे मान लो कि जो भी रिसोर्सेस है वो क्या हो जाए, अवेलेबल हो जाए। सही, तो ये अपने क्या आता है, टिकाऊपन बढ़ाता है। पहला SLF वाला क्या करता है, टिकाऊपन बढ़ाता है। कहने का मतलब ये है कि SLF में 5 प्रमुख पूंजियां होती है। कितनी होती है, 5 प्रमुख पूंजियां होती है। मानव, सामाजिक, प्राकृतिक, भौतिक और वित्तीय। और उन कारकों पर विचार करता है जो लोग इन संपत्तियों की पहुंच और इसके साथ में उनका उपयोग क्षमता को प्रभावित
करते हैं। यह ढांचा निर्माताओं को उन प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है जहां हस्तक्षेप लोगों की आजीविका में सुधार कर सकते हैं। ध्यान से समझना, अगर इसको रटने बैठ जाओगे समझ में नहीं आएगा। SLF का फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल लाइवलीहुड फ्रेमवर्क। और अपन पढ़ रहे हैं दृष्टिकोण, मतलब सरल करके अपने को पढ़ना है भाई साहब। फ्रेमवर्क की बात करें तो की कंपोनेंट 3 पढ़े थे, कौन कौन से थे? सबसे पहले अपन बात करें रिसोर्सेस, एक्टिविटीज और स्ट्रेटेजी। मतलब आप इन तीनों को इस प्रकार से यूज करो, इस प्रकार के इनको संबंधित करो ताकि आने वाली पीढ़ी को रिसोर्सेस अवेलेबल हो सके और प्रेजेंट टाइम में उनका अच्छे से क्या हो सके, यूज हो सके। तो पहला क्या आ जाता है? SLF आ जाता है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड फ्रेमवर्क आ जाता है। सही, पहला दृष्टिकोण समझ में आया। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है लाइवलीहुड सिस्टम एनालिसिस। क्या आता है? लाइवलीहुड सिस्टम एनालिसिस आता है। देखो LSA क्या है? एक अधिक विश्लेषणात्मक क्या है? दृष्टिकोण है जिसमें आजीविका प्रणालियों के भीतर कारण और प्रभावों के संबंध की जांच क्या होती है? शामिल होती है। इसमें डेटा एकत्रीकरण करना, उनका विश्लेषण करना, उनकी मॉडलिंग करना क्या होता है? शामिल होता है, ताकि यह समझा जा सके कि विभिन्न कारक जैसे कि नीतियां, बाजार के रुझान और पर्यावरणीय परिवर्तन आजीविका के परिमाणों को कैसे प्रभावित करते हैं। मतलब ऐसे समझ लो कि इसमें लाइवलीहुड सिस्टम का क्या किया जाता है? ओनली एनालिसिस किया जाता है। इसके एनालिसिस से अपने को पता चलता है, क्या पता चलता है? मतलब ये मेन है क्या? ये मेन है ALS के दृष्टिकोण, उसके अध्ययन को क्या बनाना? एक सरल बनाने के लिए है। और ये अपन पढ़ रहे हैं LSA, मतलब लाइवलीहुड सिस्टम एनालिसिस, मतलब उसको एनालिसिस करना कि अपन अभी प्रेजेंट टाइम में जो है ALS सिस्टम है वो क्या प्रभाव डाल रहा है, वो क्या प्रभाव डाल रहा है, उसका कोई विपरीत प्रभाव तो नहीं है, एनालिसिस करता है। तो ये सारी चीजें किसमें आती है? 2 नंबर के जो अप्रोच है उसमें आती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या? आजीविका प्रणाली विश्लेषण आ जाएगा। इसके बाद में आता PRA आता है, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल आता है। इसमें क्या होता है साथियों? सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन। मतलब PRA क्या है? एक सहभागी दृष्टिकोण है जो कि समुदायों को उनकी आजीविका प्रणालियों, चुनौतियों और अवसर का विश्लेषण और मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आजीविका प्रणाली है इसमें क्या चुनौतियां, क्या चैलेंजेस है, जो कि अपन ने पहले पढ़ा था, क्या अवसर है, और मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में क्या होता है? मुख्य रूप से शामिल होता है। मतलब ये क्या करता है? मूल्यांकन करता है। कोई भी ALS सिस्टम है, कोई भी ALS सिस्टम है, उसका मूल्यांकन करने में ये क्या होता है? सहायक होता है। इसके बाद में देखिएगा आगे की ओर अपन चलते हैं। आगे अपने आता है वैल्यू चेन एनालिसिस। मतलब इसमें समझना है आपको बुआई से लेकर अपन मार्केट तक बेचते हैं, मार्केट तक बेचते हैं। तो हर स्टेप में, मतलब प्रत्येक स्टेप में क्या करना? वैल्यू एडिशन करना। क्या है? वैल्यू एडिशन करना, ताकि उससे अपने को आजीविका क्या मिल सके? अधिक मिल सके। तो ये अपने क्या आता है? ये VCA आता है, वैल्यू चेन एनालिसिस। VCA एक उपकरण है जिसका उपयोग कृषि उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन में शामिल विभिन्न चरणों और इसके साथ में इनका विश्लेषण करना। मतलब जो विभिन्न स्टेप्स हैं उनका क्या करना? विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। मतलब मैंने कहा कि इसमें नाम से पता चल रहा है क्या चल रहा है? वैल्यू चेन एनालिसिस। मतलब जो अपनी प्रत्येक स्टेप है ना उनका क्या करना? एनालिसिस करना। मतलब कहीं पर कोई गड़बड़ तो नहीं है, जो अपना ALS सिस्टम है उसमें कहीं पर कोई गड़बड़ तो नहीं है। इसके बाद में देखो यह प्रत्येक चरण में वैल्यू कैसे जोड़ा जाता है और विभिन्न एक्टर्स के बीच लाभ कैसे वितरित किया जाता है, इस पर क्या डालता है?
प्रकाश डालता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे अपन कोई प्रोसेसिंग करते हैं तो प्रोसेसिंग करने से क्या होता है साथियों, जैसे टमाटर है, टमाटर का सॉस बना दिया तो भाई साहब उसमें वैल्यू ऐड हुई कि नहीं हुई? कि सर बिल्कुल हुई, प्रोसेसिंग माध्यम से, प्रोसेसिंग यूनिट से हुई। अब इससे क्या होता है, इससे आजीविका बढ़ जाती है, मतलब उसका मूल्य संवर्धन हो गया। कहने का मतलब ये मान लो वैल्यू एडिशन हो गया। तो ये अपने क्या आता है, वीसीए आता है, प्रत्येक स्टेप का अध्ययन करता है, एनालिसिस करता है और वहां पर क्या करता है, वैल्यू एडिशन का कार्य करता है। अब इसके बाद में देखिएगा आगे की ओर चलते हैं। आगे आता है जेंडर एनालिसिस। क्या आता है? जेंडर एनालिसिस आता है। जेंडर एनालिसिस ये है जांचने पर केंद्रित है पुरुषों और महिलाओं की आजीविका प्रणालियों में कैसे अलग अलग भूमिकाएं, जिम्मेदारियां और अवसर हैं। मतलब पुरुषों के लिए और इसके साथ में महिलाओं के लिए अलग अलग आजीविका का जो क्या है अवसर है, उनकी क्या जिम्मेदारी होती है, क्या भूमिकाएं होती है, उसका अध्ययन अपन किसके आधार पर करते हैं? जेंडर एनालिसिस के माध्यम से। यह समझना महत्वपूर्ण है कि लिंग संबंध आजीविका के निर्णयों और इसके साथ में परिणामों को कैसे प्रभावित करता है। मतलब जो फाइनली रूप से जो परिणाम है उसको लिंग कैसे प्रभावित करता है, मतलब मेल और फीमेल है तो वो किस प्रकार से प्रभावित करता है, किस प्रकार से उन दोनों के लिए अलग अलग अवसर होते हैं कृषि क्षेत्र में आजीविका के लिए। सही, जैसे अपन बात करें किसी के घर पर 5 बीघे का खेत है। अब भाई साहब ऐसे तो है नहीं कि पूरा परिवार वहां लग जाएगा, वहां पर जो अपने हैं क्या है, जो फीमेल है वो भी क्या कर सकती है, अच्छे से खेती करके क्या कर सकती है, उसमें मूल्य संवर्धन कर सकती है। इसके साथ में अपन बात करें कि जैसे अपनी कई सब्जियां ऐसी होती है उनको सुखाकर अगर यूज करते हैं तो उससे क्या होती है, आजीविका बढ़ती है। जैसे सांगरी की बात करें, खेजड़ी की जो सांगरी लगती है उसकी बात करें, उसको सुखाकर बेचते हैं तो 650-700 रुपए किलो बिकती है। तो साथियों इस प्रकार से उनके लिए अलग अलग क्या होती है, अपॉर्चुनिटीज होती है मेल और फीमेल के लिए, उसकी बात है। तो ये अपने क्या होती है, जो अप्रोचेज है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। इसके साथ में एडिशनल की बात करें तो एडिशनल में और अपने आते हैं वो अपन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। धीरे धीरे समय के साथ साथ में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई तकनीकें आ रही है, तो टेक्नोलॉजीज का क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके बाद में कैपेसिटी बिल्डिंग और इसके साथ में एडेप्टिव मैनेजमेंट, इसको आप लिख भी सकते हो या रहने देना, ओनली जो मेन मेन अप्रोचेज है वो आपको लिखनी है। इसके बाद में आता है इसका फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क किसका, अपने एएलएस का। क्या है साथियों, एएलएस का क्या आ जाएगा, फ्रेमवर्क आ जाएगा, एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम का फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब है कि जो अपने एएलएस है, एग्रीकल्चर पर आधारित जो आजीविका प्रणाली है ना, कृषि पर आधारित है, तो भाई साहब इसका एक जो ढांचा है, जो फ्रेम है, वो किस प्रकार से आपस में कनेक्ट है उसके बारे में क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करें टिकाऊ आजीविका ढांचा आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, एसएलएफ या टिकाऊ आजीविका ढांचा आ जाएगा। इसमें सबसे पहले अपन बात करें कि एसेट्स, सबसे पहले एसेट्स या क्या देखते हैं, संपत्ति देखते हैं, और इसकी 5 कैटेगरी है। इसकी अपन बात करें ना, सस्टेनेबल लाइवलीहुड फ्रेमवर्क की बात करें तो 5 इसकी क्या है, मुख्यतः है पॉइंट है। इसमें सबसे पहले आता है एसेट्स, आता है पूंजी आती है, इसके बाद में सुभेद्यता संदर्भ आता है, और इसके साथ में परिवर्तनकारी संरचनाएं और प्रक्रियाएं आती है, और इसके साथ में आगे बात करें तो आजीविका के लिए जो स्ट्रेटेजीज होती है वो आती है, और आजीविका के जो परिणाम हैं वो आते हैं। और नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट ढांचा कौन सा है, डीएफआईडी। कौन सा है, डीएफआईडी है। और बात करें ये किसके द्वारा विकसित किया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट के द्वारा ये क्या किया गया था, ये विकसित किया गया था। सही, यह एक एसएलएफ के समान है, मतलब ऊपर वाला जो ढांचा देखा जिसमें 5 मुख्य कंपोनेंट थे उसके समान है, लेकिन आजीविका के राजनीतिक आयाम पर अधिक जोर दिया गया। मतलब इसमें डीएफआईडी में किस पर है, आजीविका के जो आयाम है उनमें अपन बात करें, इंडिकेटर है, उनमें राजनीतिक आयाम पर क्या किया गया है, अधिक जोर दिया गया है। इसके साथ में ही अपन बात करें आगे की ओर, तो आगे आता है कृषि में टिकाऊ आजीविका दृष्टिकोण। कौन सा आता है, 3rd नंबर का आता है।
देखिएगा, अब अपन देखते हैं आगे की ओर। आगे आता है कृषि में टिकाऊ आजीविका दृष्टिकोण। कौन सा आता है? SLA। सही। अपन ने ऊपर कौन सा देख लिया? वो वाला जो ढांचा है वो अपन ने देख लिया। देखिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ गया, तो जो लाइव अपनी क्लास थी ऐप में, तो वो मेरे हिसाब से अब क्लियर है। फिर भी अगर नहीं है तो अपनी 5-10 मिनट की क्लास और है, इसके बाद में ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके डल जाएगी, तो वहां से आप इसको विजिट कर सकते हो। देखिएगा, अब अपन ने कौन सा देख लिया साथियों? ये अपना DFID जो आजीविका का ढांचा था वो अपन ने देख लिया। इसके बाद में अपने आता है कौन सा? SLA, जो सस्टेनेबल लाइवलीहुड अप्रोच है, उसके बारे में देखते हैं। और सस्टेनेबल का मतलब समझ लो पहले। किसका देख लो? सस्टेनेबल का देख लो। सस्टेनेबल क्या होता है? सस्टेनेबल का मतलब होता है टिकाऊपन। टिकाऊपन का मतलब होता है कि अपन जो रिसोर्सेस है उसको इस प्रकार से यूज करें ताकि पर्यावरण पर, मृदा स्वास्थ्य पर, मानव स्वास्थ्य पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़े और प्रोडक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, और इसके साथ में आने वाली पीढ़ी के लिए भी कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़े या रिसोर्सेस बचे रहे। दैट इज क्या आ जाएगा? सस्टेनेबल आ जाएगा। तो ये अपने क्या है? सस्टेनेबल लाइवलीहुड अप्रोच इन एग्रीकल्चर आ जाएगा। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। सही। आगे आता है अपने एग्रीकल्चर इनोवेशन सिस्टम फ्रेमवर्क आता है। सही। यह ढांचा इस बात पर प्रकाश डालता है कि कृषि में नवाचार कैसे होता है और इसका किसानों की आजीविका पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी इनोवेशन, जैसे अपन बात करें कि वर्मी कंपोस्ट। सही। वर्मी कंपोस्ट ऐसे तो नहीं है कि पहले से ही चला आ रहा है। सही। ये जब भी शुरू हुआ था तो कृषि के क्षेत्र में एक इनोवेशन हुआ था। अब ये इनोवेशन हुआ, इसके साथ में इसके इनोवेशन से क्या प्रभाव पड़ा? जो केमिकल्स यूज कर रहे हैं उनका यूजेज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कृषि में जो नया इनोवेशन होता है, नई कोई शुरुआत होती है, नई कोई खोज होती है, तो उसके द्वारा क्या प्रभाव पड़ता है, किस पर? आजीविका पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये अपने क्या आता है? ये अपने कृषि में नवाचार प्रणाली का ढांचा आता है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे ये अपना टॉपिक क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो इस टॉपिक में अपन ने ALS मतलब एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम के बारे में पढ़ा। एग्रीकल्चर आधारित जो अपने आजीविका प्रणाली है उसके बारे में देखा, इसके लाभ, अपने अध्ययन का महत्व है। इसके साथ में ही पिछले क्लास में अपन ने इंडिकेटर्स वगैरह की बात की थी, और इसके साथ में फ्रेमवर्क की, मीनिंग की, सब अपन ने क्या कर ली, इस क्लास में चर्चा कर ली। फिर भी अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है तो रिविजन के टाइम अपन एक बार अच्छे से क्या करवा देंगे? रिविजन करवा देंगे। मिड टर्म से पहले रिविजन करवा देंगे एक बार मैराथन क्लासेस के रूप में। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपका क्या होता है? क्लियर होता है। अगर कुछ भी आपका डाउट है तो वो आप मेरे को क्या कर सकते हो? व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहां पर आपका हर डाउट क्लियर किया जाएगा। नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा, 8690596638। इन नंबरों पर क्या कर देना? व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। सही है। तो मेरे हिसाब से आप सभी के क्लियर होता है। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।